नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न सब्जेक्ट के विभिन्न चैप्टरों के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, जो आपको मैकेनिकल जेई से संबंधित होने वाले विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जैसे बार्क, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी आर्मिनल, एचएएल, इन सब में आपके लिए मददगार हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो सीरीज़ करा रहा हूँ उस सीरीज़ का ये 40वां भाग है। अभी तक मैंने 39 भाग करा दिए हैं। जो लोग कंटिन्यूसली हमारे साथ बने हुए हैं वो जानते हैं। यदि आप इसकी पहले की सीरीज़ नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का ये 40वां भाग। इस भाग में मैं आपको मशीन डिज़ाइन के चैप्टर साफ्ट एंड कीज से संबंधित सवालों को सॉल्व कराऊँगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है वो ये है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। पहली लिस्ट को दूसरे लिस्ट के साथ मिलाना है। पहली लिस्ट में टाइप्स ऑफ कीज दिया, दूसरे में कैरेक्टरिस्टिक दिया है। एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। और उसमें से हमको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो देखिए, फर्स्ट वाले में कई तरह कीज़ के नाम दिए हैं, वुडरफ की, कैनेडी की, फेदर की, फ्लैट की। ठीक, और उसके नीचे क्या है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक दिया है, लूज फिटिंग, लाइट ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, सेल्फ अलाइनिंग, नॉर्मल, इंडस्ट्रियल यूज़। तो देखिए, हम पहले आपको सभी कीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। सबसे पहले देखिए की होती क्या है। की का देखिए काम क्या है। की का काम होता है जैसे एक ये साफ्ट होती है और साफ्ट के ऊपर कोई हब लगा होता है। हब, ठीक, जैसे एक साफ्ट है, मेन आपकी साफ्ट है, साफ्ट के ऊपर ये साफ्ट है आपकी और साफ्ट हब लगा हुआ है। तो उन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन रोकने के लिए क्या किया जाता है, उन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन रोकने के लिए उन दोनों के बीच में एक की लगा दी जाती है। इस प्रकार से एक की लगा दी जाती है। तो ये क्या करती है, इस की का काम क्या होता है, इस की का काम होता है इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकना। जब ये इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन को रोकती है तो जिसके कारण क्या होता है, जो साफ्ट जिस डायरेक्शन में घूमती है हब को भी उसी डायरेक्शन में घुमाती है। तो इस प्रकार से साफ्ट का टार्क हब को ट्रांसमिट हो जाता है। यदि हब घूम रहा है तो उसका टार्क साफ्ट को ट्रांसफर हो जाता है। तो की के मुख्यतः दो कार्य हो जाते हैं। एक क्या हो जाता है, दोनों के बीच में हब और साफ्ट के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकना, और दूसरा काम क्या हो जाता है कि हब और साफ्ट के बीच में टार्क को ट्रांसमिट करना। देखिए, अलग अलग कई तरह की कीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो सबसे देखिए मैं सभी प्रकार की कीज़ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले एक है देती है जो सबसे सरल होती है, जिसे कहते हैं शंख की कहा जाता है। शंख, शंख मतलब होता है डूबा हुआ। तो शंख की देखिए किस प्रकार की होती है। ठीक, शंख की होती है इस प्रकार से। इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए आपका हब है और ये साफ्ट है, इन दोनों के बीच में जो की होगी वो इस प्रकार से होती है। मतलब इस की का आधा भाग क्या है, आधा भाग साफ्ट में होता है और आधा भाग हब में होता है। मतलब आधी क्या है, किस में डूबी होती है, आधी साफ्ट में डूबी रहती है और आधी किस में डूबी रहती है, ये हब में डूबी रहती है। तो दोनों में आधी आधी जुड़ी होती है। इसको किसी को शंख की कहा जाता है, मतलब डूबी हुई की, आधी साफ्ट में आधी हब में। ठीक, इसमें जो पावर ट्रांसमिशन होता है ड्यू टू शीयर होता है। किसके कारण होता है, ड्यू टू शीयर। शीयर मतलब यहाँ इस की के, अगर हम की को थोड़ा सा बड़ा करके देखें इस की पे, तो इसके बीचों बीच जो इसका एरिया है, यहाँ पे अगर हम इसका ये वाला एरिया भी लें तो ये जो यहाँ पे एरिया प्राप्त होगा इस प्लेन का, ये एरिया ही फोर्स को रजिस्ट करता है और उस रजिस्टिंग फोर्स के कारण ही पावर ट्रांसमिट होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो है संघ की, उसमें पावर ट्रांसमिशन ड्यू टू शीयर रेजिस्टेंस ऑफ द की होता है। अगली की बता देते, अगली की है शैडल की। अगली की क्या है, शैडल की। शैडल की, देखिए शैडल की कैसी होती है। शैडल की इस प्रकार से होती है कि अगर एक ये साफ्ट है और दूसरा हब है तो ये सिर्फ और सिर्फ हब में होती है, साफ्ट में नहीं होती है। मतलब इसका जो इसमें होता है ये केवल हब में फिट होती है, साफ्ट में फिट नहीं होती है। चलिए, साफ्ट में अगर फिट नहीं होती है तो साफ्ट में कोई कीवे नहीं होता है, साफ्ट में कीवे नहीं होता है, सिर्फ हब में कीवे होता है। ठीक, इसमें जो पावर ट्रांसमिशन होता है, मतलब जो पावर ट्रांसमिट होता है, टार्क ट्रांसमिट होता है ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। किसके कारण होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब यहाँ जो इन दोनों के बीच में जो सरफेस है, इस सरफेस पे फ्रिक्शन जो होगा उसी फ्रिक्शन के कारण ही पावर ट्रांसमिट होता है। इसका प्रयोग देखिए कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है लाइट ड्यूटी एंड लो पावर ट्रांसमिशन में ही किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन हो रहा है तो ये क्या है, फ्रिक्शन ड्राइव है, पॉजिटिव ड्राइव नहीं है। तो इसमें जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो केवल लाइट ड्यूटी, मतलब हल्के काम के लिए, लाइट ड्यूटीज़ के लिए ही हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और इसमें जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो भी कम होता है। ठीक, अगला बता देते हैं फेदर की।
अगला ले लेते हैं फेदर की। ठीक, तो फेदर की देखिए क्या होता है, FEATHER, फेदर की। ठीक, फेदर की क्या होता है, ये पैरेलल की होती है। देखिए अभी तक जो आपकी जितनी भी की होंगी, अगर हम लोग शंख की बनाते हैं, जब शंख की देखते हैं, मान लीजिए उसके पहले हम जब आपको शंख की बनाए थे, तो शंख की जब मान लीजिए अगर हम उसका ये वाला व्यू देखें और एक व्यू ये इसका क्या हो गया, साइड व्यू हो गया है। साइड व्यू से स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो जो इसके पहले जो शंख की होती है वो थोड़ी टेपर होती है, मतलब क्या होती है, उसका एक तरफ तो उसका मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है, दूसरी तरफ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। ठीक, तो ये क्या होती है, शंख होती है, शंख की होती है, शंख की होती है, थोड़ी टेपर होती है। जबकि फेदर की होती है, फेदर की जो होती है वो शंख की ही तरह होती है फेदर की, बस अंतर ये होता है कि ये पैरेलल होती है। कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो मतलब जब क्या होगा कि इसी शाफ्ट है और शाफ्ट के ऊपर ऐसा हब है, तो की तो उसी प्रकार लगी जिस प्रकार शंख की लगती है, लेकिन अंतर क्या होता है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन वो टेपर ना हो करके क्या होता है, पैरेलल होता है। तो उससे क्या खासियत होती है, उसकी खासियत ये हो जाती है, जैसे ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ये हब है, हब क्या है, इस हब में जो की लगी हुई है, यहाँ जो की लगेगी वो पैरेलल रहेगी, तो ये हब क्या है, अपने डायरेक्शन मतलब शाफ्ट के ऊपर एक्सियल डायरेक्शन में मोशन कर सकेगा। ठीक, तो कहाँ इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ठीक, फेदर की का प्रयोग तब किया जाएगा जब हब और शाफ्ट के बीच में एक्सियल मोशन को परमिट करना है। मतलब जो एक्सियल मोशन दोनों के बीच में हमको अगर परमिट करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फेदर की का प्रयोग करेंगे। मतलब जहाँ फेदर की लगी होगी वहाँ शाफ्ट और हब के बीच में एक्सियल मोमेंट हो सकेगा, लेकिन रेडियल मोमेंट नहीं हो सकेगा। मतलब कहने का ये कि अगर हब चाहे तो शाफ्ट पे आगे पीछे इस तरह से चल सकता है, लेकिन अगर हम चाहें कि वो रोटेशनली इसमें रोटेट कर सके, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, तो वैसा संभव नहीं है। एक्चुअली रिलेटिव मोशन संभव हो सकता है, लेकिन क्या है, रेडियल रिलेटिव मोशन संभव नहीं हो पाता है। अगली की जो बात करने जा रहे हैं वो है वुडरफ की, WOO वुडरफ, RUF, वुडरफ की। देखिए वुडरफ की जो होती है वो सेमी सर्कुलर होती है, इस प्रकार से सेमी सर्कुलर की होती है। ठीक, सेमी सर्कुलर की इस प्रकार से डिस्क में अगर हमने 3D व्यू इसका इस प्रकार से बनाया है तो ये वुडरफ की होती है। ठीक, ये सेमी सर्कुलर शेप में होती है। इसका प्रयोग देखिए टेपर्ड शाफ्ट में किया जाता है। वहाँ कहाँ किया जाता है, जब शाफ्ट क्या होती है, टेपर्ड होती है। जब शाफ्ट कैसी होती है, टेपर्ड होती है। ठीक, जब टेपर्ड शाफ्ट होगी तब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो इसकी विशेषता क्या होती है, वुडरफ की ये होती है, वुडरफ की विशेषता ये होती है कि सेल्फ अलाइनिंग होती है। कैसी होती है, सेल्फ अलाइनिंग। मतलब ये देखिए क्या है, इस तरह से मान लीजिए हब है, हब में वुडरफ की को हम लोग अगर इसे लगा दिए हैं और ये शाफ्ट है, तो क्या होता है, अगर शाफ्ट टेपर्ड शाफ्ट में इसका प्रयोग करते हैं तो इससे शाफ्ट जहाँ भी टेपर्ड होगी उसके अनुसार ये खुद का अलाइनमेंट कर लेती है। मतलब अगर ऐसा है तो उसका थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, और शाफ्ट अगर इस तरह डायरेक्शन में टिल्ट हो रही तो थोड़ी सी इस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, खुद को शाफ्ट के अनुसार अपना अलाइनमेंट करती रहती है। इसीलिए जो की होती है ये सेल्फ अलाइनिंग की होती है। किस प्रकार की होती है, सेल्फ अलाइनिंग की होती है। इसके अलावा जो की होती है वो आपको मिलती है, एक तो होती है कैनेडीज की। क्या होती है, कैनेडी की। ठीक, कैनेडीज की क्या होती है, कैनेडी क्या होती है, जब शाफ्ट में दो स्क्वायर की मतलब जैसे हमने आपको बताया था शंख की कई तरीके हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है। ठीक, क्या कहते हैं, पैरेलल स्क्वायर होती है, रेक्टेंगल हो सकती है, फ्लैट भी हो सकती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वो शंख की कहते हैं। शंख की जो क्या है सबसे कॉमन टाइप की है, उसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। देखिए कैनेडी की किसे कहते हैं, अगर शाफ्ट में की इस प्रकार से लगाई जाए, दो स्क्वायर की हो और उसको इस प्रकार से लगाया जाए, देखिए इस प्रकार से कि उनके डायगोनल, देखिए मतलब दो ठो, एक बार फिर से आपको बना देते हैं, साफ बड़ा बना देते हैं। ठीक, ये मतलब ये एक की है और दूसरी की ये है। ठीक, और शाफ्ट को इस प्रकार से, दोनों को बीच में शाफ्ट इस प्रकार से है। ठीक, तो ये दोनों क्या है, कैसी की हो, स्क्वायर की होंगी। अब क्या कहते हैं, दो स्क्वायर की एक दूसरे से इस प्रकार लगाई जाएं कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के जो बीच का एंगल हो 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है,
90 डिग्री होता है। जब दो स्क्वायर कीज को एक साथ लगाया जाता है एक दूसरे से 90 डिग्री पे तो उसे कैनेडी की कहा जाता है। और इस प्रकार लगाया जाता है कि उनका जो डायगोनल है वो शाफ्ट के सरफेस के साथ लगभग मैच करता रहता है। ठीक, तब इसको हम क्या कहते हैं, कैनेडी क्या कहा जाते हैं। कैनेडी की देखिए क्यों यूज़ करते हैं, कैनेडी की हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पर रजिस्टिंग एरिया क्या है, सबसे ज़्यादा डायगोनल बड़ा होता है। किसी भी स्क्वायर का डायगोनल क्या है, किसी भी साइड से बड़ा होता है। अगर किसी भी स्क्वायर का कि किसी भुजा का की लंबाई जो होगी वो डायगोनल की लंबाई से कम ही होगी। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, डायगोनल की एरिया ज़्यादा है तो इसका जो हमको सरफेस प्राप्त होगा उस सरफेस क्या है वो भी अधिक होगा। ठीक, तो इससे क्या है, रजिस्टिंग फोर्स अधिक होगा। इसलिए ये जो की होती है कैनेडी की, इसका प्रयोग हैवी ड्यूटी के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है, हैवी ड्यूटी, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में वर्क की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की कीज हैं, तो आपको बता देते। चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने कहा है पहला लूज फिटिंग एंड लाइट ड्यूटी। लूज फिटिंग एंड लाइट ड्यूटी सबसे पहले वुड रफ की है। देखिए ए वुड रफ की, वुड रफ की के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, वुड रफ की के लिए देखिए लूज फिटिंग एंड लाइट ड्यूटी। ठीक, हैवी ड्यूटी सेल्फ अलाइनिंग। वुड रफ की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, सेल्फ अलाइनिंग होती है। तो मतलब ए के लिए 3, तो ए के लिए 3 कौन सा, बी और डी है। ठीक, अगला लेते कैनेडी की। कैनेडी की का प्रयोग कहाँ किया था, हैवी ड्यूटीज़ के लिए किया जाता है। ठीक, तो कैनेडी के लिए क्या हो जाएगा, बी का 2, तो बी का 2 देखिए, बी और डी दोनों में दोनों सही हैं। फिर सी क्या है, फेदर की। ठीक, फेदर की का क्या हो जाएगा, लूज फिटिंग एंड लाइट ड्यूटी। मैंने बताया था फेदर की कैसे होते, पैरेलल होते, तो उसका जो हब होता है वो लूज फिट होता है, इसीलिए वो क्या है, आराम से इधर उधर मोशन कर सकता है, तो लूज फिटिंग होता है। ठीक, तो इसीलिए इसके लिए क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। और जो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी फेदर की क्या हो जाएगा, फेदर की के लिए सी के लिए 1 हो जाएगा, तो सी के लिए 1 बी वाले में ही दिया है। और फ्लैट की नॉर्मल इंडस्ट्रियल यूज़ हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, चारों की के हमने उपयोग के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द असेंबली डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट पुली एंड की द वीकेस्ट मेंबर इज। इन्होंने कहा है जब हम मान लीजिए पुली है, एक शाफ्ट है, उस पर की सहायता से हम लोग पुली को लगा देंगे। तो अगर हम तो हब मतलब होता है, मतलब गियर का हब, पुली का हब, मतलब किसी भी चीज़ का हब जो हम लोग उससे कनेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर लगाया जाएगा। ठीक, तो अगर मान तो पुली लगा रहे तो पुली, तो इन्होंने कहा तीनों मेंबर है, शाफ्ट है, ये पुली है, ये की है। ठीक, तो इन तीनों में जो सबसे वीकेस्ट मेंबर कौन सा होगा, मतलब इसमें सबसे कमज़ोर मेंबर हम किसे बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, जब भी डिज़ाइन किया जाता है शाफ्ट या की को, तो जो सबसे वीकेस्ट मेंबर होता है वो की होता है। की क्या होता है, सबसे वीकेस्ट मतलब सबसे कमज़ोर मेंबर होता है। क्यों, क्योंकि की सबसे छोटा मेंबर है और सबसे सस्ता मेंबर है, सबसे सस्ता है। ठीक, मान लीजिए अगर शाफ्ट खराब हो जाती है तो पूरी शाफ्ट बदलनी पड़ेगी, जो कि महंगा काम हो जाएगा। पुली खराब होती है तो पुली बदलनी पड़ेगी, जो कि महंगा काम हो जाता है। ठीक, जब की खराब हो जाती है तो की छोटा सा पार्ट होता है, आराम से उसको हम लोग तुरंत बदल सकते हैं। इसीलिए सबसे कमज़ोर किसको बना, की को सबसे अधिक कमज़ोर बनाया जाता है। तो जब भी क्या होगा, किसी असेंबली या शाफ्ट डिज़ाइन में, किसी प्रकार के डिज़ाइन में, की क्या होगा, सबसे वीकेस्ट मेंबर होगा। सबसे वीकेस्ट मेंबर क्या होगा, की होगा। ठीक, तो इससे क्या होता है कि हमारी शाफ्ट बची रह जाती है, की बची रह जाती, मतलब सॉरी शाफ्ट बची रहती है, पुली बचती है, और की क्या है, अगर टूट जाती है तो तुरंत उसको बदल करके दूसरी हम लोग लगा देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, द शियरिंग एरिया ऑफ ए की ऑफ लेंथ एल, ब्रेथ बी एंड डेप्थ डी इज इक्वल टू। देखिए इन्होंने कहा है कि शियरिंग एरिया पूछा है। देखिए ये है एक शाफ्ट है, जिस पे यहाँ पे हमने की लगा रखी है, यहाँ पे हमने की लगा दी। ठीक, और इसके ऊपर ये हब लगा है। तो उन्होंने पूछा शियरिंग एरिया कितना है। तो देखिए अगर हम इस की को देखें, इसका मतलब 3D व्यू देखें, तो आप पाएंगे ऐसा की है। ठीक, और ये इसकी लेंथ तक ऐसे गया है। ठीक, तो देखिए की कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए दोनों का मेटिंग पॉइंट क्या है, इन दोनों बीचों बीच है यहाँ पे। तो की जो है इसी एरिया से यहाँ पे ऐसे ब्रेक होती है, तो जो यहीं पे इसका शेयर हो जाता है। तो ये जो एरिया बीच में प्राप्त होता है वही कहा जाता है, मतलब इस प्लेन से अगर हम लोग इसको काट के की को देखें तो जो एरिया दिखेगा वही उसका क्या हो जाएगा, उसका शेयरिंग एरिया हो जाएगा। तो शेयरिंग एरिया इन्होंने क्या किया, लेंथ ऑफ की ये एल दिया है,
ब्रेथ ऑफ की बी दिया है और हाइट ऑफ की क्या दिया है, एच दिया है। तो यहाँ पे जो एरिया होगा, ये एरिया कैसा होगा, ये एरिया अगर आप निकाल के देखें तो इस प्रकार से एक एरिया प्राप्त होगा, जिसकी देखिए विड्थ तो वही रहेगी और लेंथ क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। ठीक, तो शेयरिंग एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू यल। तो किसी भी की के लिए शेयरिंग एरिया क्या हो जाता है, उसका विड्थ इंटू उसकी लेंथ यल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी इंटू यल। तो आपका आंसर कहाँ दिया है इन्होंने, बी इंटू एच, यल इंटू एच, बी इंटू यल। यही आपका आंसर हो जाएगा बी इंटू यल या यल इंटू बी। ठीक, तो ये आपका आंसर। एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए शाफ्ट कैन सेफली ट्रांसमिट 19 किलोवाट। ठीक, ये जो पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट है वाइल रोटेटिंग एट ए गिवन स्पीड, एक गिवन स्पीड पे रोटेट करती है। इफ़ द शाफ्ट इज रिप्लेस्ड बाय अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर डबल, मतलब जो अगर उसका डायमीटर को डबल कर दिया जाए और क्या रोटेटेड एट हाफ ऑफ द स्पीड, और स्पीड उसकी आधी कर दी जाए, तो पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द न्यू शाफ्ट, तो नए शाफ्ट से कितना पावर ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक, देखिए हम जानते हैं कि जो पावर ट्रांसमिटेड P इक्वल टू क्या होता है, टार्क इंटू ओमेगा होता है, टार्क इंटू ओमेगा। ठीक, तो देखिए ये इक्वल टू ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई n डिवाइडेड बाय 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें प्राप्त हुई कि जो पावर ट्रांसमिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से होता है T इंटू एन के, है ना। क्या कह सकते हैं हम लोग कि जो पावर ट्रांसमिटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है T इंटू एन के। ठीक, हम देखिए टार्क किस प्रकार से ट्रांसमिट हो, हम जानते हैं कि T की किसी भी शाफ्ट के लिए क्या होता है, T अपॉन आई इक्वल टू ठीक जी थीटा बाई एल डिवाइडेड बाय टाउ अपॉन आर। ठीक, तो अगर हम लोग बीच वाले टर्म को निगलेक्ट करके इन दोनों को सीधे कंपेयर करें तो हम जानते हैं टार्क T इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टाउ, यहाँ पे आई पी मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, डिवाइडेड बाय आर। तो टार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई पी मतलब हो जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू टाउ डिवाइडेड बाय आर। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4 इंटू टाउ डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई 2। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हम पा जाएंगे कि टार्क टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टार्क टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16, यहाँ पे अभी टार्क टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टार्क टी की वैल्यू हमने निकाला पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4 इंटू टाउ डिवाइडेड बाय डी बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, 16, डी से 1 3 कैंसिल, तो हो जाएगा कितना, पाई बाई 16 डी क्यूब इंटू टाउ हो जाएगा। तो दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि टार्क टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई पर डी क्यूब इंटू टाउ डिवाइडेड बाय 16। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी क्यूब। तो टार्क है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब हो जाएगा। तो अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया कि पावर किसके प्रोपोर्शनल है, टी इंटू एन के प्रोपोर्शनल है, और टार्क क्या है, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टू दी पावर क्यूब है। दूसरे वर्ड से हम कह सकते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टार्क की जगह पर डी क्यूब लिख सकते हैं, डी क्यूब इंटू एन कह सकते हैं। तो अब देखिए दोनों से हमने जो फार्मूला निकाला वो क्या निकाला है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये डी टू दी पावर 3 इंटू एन, है ना। तो बस इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी क्यूब इंटू एन। तो इस हिसाब से आप सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा है कि पहले पावर कितना है, पहले जो P1 की वैल्यू कितनी है वो 19 किलोवाट है। ठीक, तो इफ़ द शाफ्ट इज रिप्लेस्ड बाय द, और मान लीजिए इसका डायमीटर D1 है और इसका N1 पे ये मोशन कर रहा है। ठीक, तो इन्होंने कहा है इफ़ द शाफ्ट इज रिप्लेस्ड बाय शाफ्ट ऑफ डायमीटर डबल ऑफ द प्रीवियस, मतलब D2 की वैल्यू इन्होंने क्या कह दी है, 2D1 है। ठीक, एंड रोटेटेड एट हाफ ऑफ द स्पीड, मतलब N2 की वैल्यू जो उन्होंने कह दिया वो क्या कह दिया, N1 डिवाइडेड बाय 2 है, क्योंकि N2 की वैल्यू N1 डिवाइडेड बाय 2 है। तो उन्होंने क्या कहा है, दी पावर ट्रांसमिटेड कितना अंतर आया है। तो हम जानते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी क्यू, तो P2 अपॉन P1 क्या हो जाएगा, N कितना होगा, P2 यहाँ N2 ले लेंगे, N2 मतलब N1 डिवाइडेड बाई 2
डी क्यूब के लिए यहाँ पर 2d1 का क्यूब ले लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 d1 का क्यूब डिवाइडेड बाय अब p1 के यहाँ के लिए p1 के लिए d q1 क्यूब और n1 क्यूब। तो देखिए यहाँ पे d क्यूब से d क्यूब कैंसिल हो जाएगा, n1 क्यूब, ठीक, n1 का क्यूब नहीं पाई d क्यूब n1, यहाँ पे n1 सीधे सिर्फ n1 रहेगा, ठीक। तो n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो इसको कर 4 टाइम्स, तो क्या सीधे सीधे क्या बन जाएगा आपका, सीधा सीधा P2 अपॉन P1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, P2 अपॉन P1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। P2 अपॉन P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक, और P1 की वैल्यू कितनी दी है, कितना वाट ट्रांसफर कर रहा था, 19 किलो वाट, 19 इक्वल टू 4। तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 की वैल्यू आ गई 9 चौके 36, 360 किलो वाट। तो इसके पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 360 किलो वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, 360 किलो वाट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये स्क्वायर की ऑफ साइड d/4, मतलब एक स्क्वायर की है जिसका साइड, एक साइड d/4 है, इज टू बी फिटेड ऑन अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर d, एक शाफ्ट जिसका डायमीटर d है, इन द हब ऑफ ए पुली इफ द मटेरियल ऑफ द की एंड द शाफ्ट इज सेम। इन्होंने कहा है ये दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है, शाफ्ट और की का मटेरियल आर सेम, that and the two are equally strong in shear, मतलब दोनों के लिए टाउ की वैल्यू भी सेम है। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द की, लेंथ ऑफ द की उन्होंने पूछा है, ठीक। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम शाफ्ट के लिए देखें, शाफ्ट के लिए तो अभी हमने आपको बताया था कि टार्क टी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, टार्क टी की वैल्यू π/16 डी क्यूब इंटू टाउ, यही निकाली थी टार्क की वैल्यू। इसके पहले वाले सवाल में बीच में हमने जब टार्क की वैल्यू निकाली थी तो कितनी निकाली थी, टी पाई डी क्यूब टाउ/16, ठीक। तो दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, तो इसका ये टार्क ट्रांसमिटेड हो गया। अब अगर की के लिए देखें, की के लिए की देखिए की कैसा होता है, ये की है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर हब है, हब के बीच में इस प्रकार से की है, ठीक। तो देखिए की के लिए क्या हो जाएगा हम जानते हैं, ठीक। देखिए इसमें यहाँ पे इसका टार्क होगा, लगने वाला टार्क क्या होगा, हो जाएगा फोर्स इनटू लेंथ। तो लेंथ कितना होगा, यहाँ से जो इसको रेडियस मिल रही होगी तो मतलब रेडियस कितनी मिलेगी, d/2 रेडियस मिलनी चाहिए, ठीक। तो जो शाफ्ट की रेडियस d/2। अब देखिए ये फोर्स कितना होगा, बस हमको ये फोर्स ही मेन कैलकुलेट करना है। तो देखिए फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो भी मान लीजिए यहाँ पे इसका जो शियर स्ट्रेंथ कितना है, टाउ, ठीक। और इसको एरिया कौन सा हमने बताया था आपको, जो रजिस्टिंग एरिया क्या होगा, जो इसकी लेंथ होगी इंटू इसकी विथ होगी, सो इसकी विथ होगी, है ना। तो जो रजिस्टिंग एरिया एफ की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, टाउ इंटू यल इंटू विथ कितनी है, इन्होंने कहा है कि शाफ्ट की कितनी है, d/4 साइड के, तो इसके इंटू d/4। तो यफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यफ की जगह लिख सकते हैं टाउ इंटू यल इंटू d/4। तो जो की के लिए टी टार्क की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो हो गई d² डिवाइडेड बाई 8 इंटू यल इंटू टाउ, ठीक। तो देखिए ये शाफ्ट का टाउ हमने क्या निकाला, π/16 डी क्यूब टी टाउ, ठीक। और इसके लिए क्या है, टार की वैल्यू क्या निकाला हम लोग ने, d²/8 यल इंटू टाउ, है ना, d²/8 यल इंटू टाउ। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है कि दोनों के टार्क जो होगा सेम होगा, ठीक। इन्होंने क्या कहा था, देखिए दोनों मटेरियल क्या है, एक ही मटेरियल बनेगी, दोनों के लिए टाउ की वैल्यू तो सेम हो जाएगी शियर स्ट्रेंथ की। साथ इन्होंने क्या कहा है, शाफ्ट डायमीटर एंड इफ द मटेरियल ऑफ की द व्हाट इज द लेंथ ऑफ की। अब देखिए अब क्योंकि जो टार्क शाफ्ट ट्रांसफ़र करेगी वही की को भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इसलिए कि तभी तो दोनों का पर्पस कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए दोनों के लिए टार्क की वैल्यू, जो की के लिए टार्क की वैल्यू है और शाफ्ट के लिए जो टार्क की वैल्यू है दोनों सेम होनी चाहिए। तो जो की के लिए टार्क की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, टाउ इंटू d² डिवाइडेड बाई 8 इंटू यल, और शाफ्ट के लिए हमने टाउ की वैल्यू क्या निकाली, π/16 डी क्यूब इंटू टाउ,
ठीक, ये निकाला, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। टाउ से टाउ कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर से कैंसिल हो तो सिर्फ डी बचा। तो यल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यल की वैल्यू आ जाएगी 8 से कट गया तो 2 बचा। तो यल की वैल्यू कितनी आ गई, यल की वैल्यू हो गई पाई डी बाई 2। यल की वैल्यू क्या आ गई, पाई डी बाई 2। तो यही हमारा आंसर है। ठीक, तो यल की वैल्यू क्या आ गई, पाई डी बाई 2। देखिए इस सवाल में हमने क्या किया, हमने इस सवाल में बस यही किया कि दोनों को टार्क इक्वल रख दिया। और टार्क कैसे निकाला है, देखिए साफ्ट के लिए टार्क हमने निकाला है भाई टी बाई आई इक्वल टू टाउ बाई आर से। और इसको हमने जब सॉल्व किया तो इसके लिए टार्क की वैल्यू कितनी आ गई, इसके लिए टार्क की वैल्यू हो गई थी पाई बाई 16 डी क्यूब इंटू टाउ आया था। तो ये टार्क हमने साफ्ट के लिए निकाला। इसी प्रकार की के लिए टार्क निकाला, तो की के लिए हमने टार्क कैसे निकाले, की के लिए जब टार्क निकाला वो हमने कैसे निकाला, वो निकाला यफ इंटू डी बाई 2 से। ठीक, तो यफ कैसे निकाला, यफ निकाला हमने, यफ की वैल्यू निकाली टाउ इंटू लेंथ ऑफ द की इंटू विथ ऑफ द की, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी डी बाई 4 इन्होंने दे रखी थी। इस जगह पे देखिए डी बाई 4 दे रखी थी इससे, तो इसको उठाकर हमने इसमें रखा तो टार्क की वैल्यू कितनी आ गई, पाई टाउ इंटू यल डी बाई 4 इंटू डी बाई 2। तो इससे हमने इसके लिए की के लिए टार्क निकाल दिया और साफ्ट के लिए टार्क निकाल दिया, दोनों टॉर्क को हमने इक्वल रख दिया तो हमको लेंथ ऑफ द की मिल गई। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, शाफ्ट यूज्ड इन हैवी ड्यूटी स्पीड रिड्यूसर्स आर जनरली सब्जेक्टेड टू, जो हैवी ड्यूटी के रिड्यूसर्स होते हैं उसमें जो शाफ्ट होती है वो किस प्रकार के लोड उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि हैवी ड्यूटी स्पीड रिड्यूसर्स होते क्या हैं। स्पीड रिड्यूसर्स मतलब एक प्रकार का गियर। ठीक, तो हाई ड्यूटी स्पीड रिड्यूसर्स कौन से होते हैं, जो वम एंड वम गियर होते हैं वही जो होते हैं हाई हैवी ड्यूटी स्पीड रिड्यूसर का काम करते हैं। तो वम एंड वम गियर किस प्रकार से होते हैं, वम गियर इस प्रकार से होते हैं, इस पर एक प्रकार से इस प्रकार से इस पर स्पायरल लगा होता है, दूसरा इधर पे आपको ऐसा गियर लगा होता है। देखिए इस पर क्या कौन कौन से लोड हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इस पर देखिए क्योंकि इस पर हम जब इसको लगा देंगे स्पायरल गियर लगा देंगे इस पर वम, इसको कहते हैं वम कहते हैं, इसको वम कहते हैं, वम व्हील वम लगा देंगे तो इस लोड के कारण इस पर एक शाफ्ट एक लोड पड़ेगा जिसके कारण शाफ्ट क्या इस प्रकार बेंड होने का प्रयास करेगी। तो एक प्रकार से इसमें बेंडिंग लोड आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, एक प्रकार का बेंडिंग लोड आ जाएगा। दूसरा, जब ये गियर इस पर घूमेगा तो ये इसको इस तरफ एक डायरेक्शन में इसको इस डायरेक्शन में पुश करने का प्रयास करेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्सियल थ्रस्ट आ जाएगी। दूसरा क्या आ जाएगा, इसमें एक्सियल थ्रस्ट आ जाएगी। और तीसरा ये क्या है, इस शाफ्ट क्योंकि इस पर इस प्रकार से ट्रांसवर्स लोड लगा हुआ है, ठीक, तो इस लोड के कारण तो बेंडिंग तो होगी ही, साथ में अगर ये दोनों सपोर्टेड है तो इस पर क्या है, एक प्रकार शियर फोर्स भी वर्क करने लगे। किस प्रकार का वर्क करने लगा, शियर फोर्स भी वर्क करने लगे। जैसे बीम में होता है तो बीम की तरह एक्ट करेगी तो शियर फोर्स भी वर्क करने लगेगा। इसके अलावा क्योंकि शाफ्ट लगातार घूम रही है तब भी उसमें क्या है, टॉर्जन आएगा, क्या आ जाएगा, टॉर्जन। तो इस प्रकार से अगर किसी शाफ्ट में हैवी ड्यूटी इस स्पीड रिड्यूसर्स का प्रयोग किया जाता तो कौन कौन से लोड आते हैं, बेंडिंग लोड, टॉर्जन लोड, शियर लोड, इसके अलावा आपका एक्सियल थ्रस्ट, चार प्रकार के लोड आ जाएंगे। तो आपको चारों प्रकार के लोडों का इसका आंसर दे देना है। तो सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस ओनली, तो सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस न तो आती है, लेकिन सिर्फ यही नहीं आती और भी साथ में बहुत कुछ लाती है। सीयरिंग स्ट्रेस ओनली, तो ये भी नहीं ओनली। कंबाइंड बेंडिंग एंड सीयरिंग, कंबाइंड बेंडिंग एंड सीयरिंग दोनों होगी, लेकिन साथ में उसमें एक्सियल थ्रस्ट भी होना चाहिए। तो बेंडिंग, शेयरिंग एंड एक्सियल थ्रस्ट साइमल्टेनियसली सब के सब एक साथ आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन ठीक समझ में आ गया होगा मित्रों। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच संघ की मेड फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। इन्होंने पूछा है कौन सी संघ की मतलब जो डूबी हुई, सभी प्रकार की कीज क्या होती है, मोस्टली संघ की होती है सिवाय सैडल की के। सैडल मतलब तैरती हुई, तैरने वाली की, ठीक, और शंख मतलब डूबी हुई की। उन्होंने कहा है कैसी कौन सी संघ की है, मेड फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क के किसी सेगमेंट को काट कर बनाई गई हो। तो मैंने अभी आपको वुड रफ की बना करके दिखाई थी। वुड रफ की कैसी थी, वुड रफ की सेमी सर्कुलर होती है ना, वुड रफ की क्या होती है, सेमी सर्कुलर होती है, इस प्रकार से है ना। तो ये जब सेमी सर्कुलर होती है
तो इन्होंने क्या कहा था, किसी सर्कुलर सेक्शन को काट कर बनाई गई। तो हाँ, ये वुडरफ को सेमी सर्कुलर सेक्शन को काट करके बनाई गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, वुडरफ की। ठीक, तो इन्होंने क्या पूछा है, अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा, वुडरफ की। वुडरफ की क्या होती है, ये सेम किसी सर्कुलर डिस्क को काट करके बनाई जाती है। इस काकी की क्या विशेषता मैंने बताई थी, इसकी के भी मैंने आपको बताई थी कि इसमें सेल्फ अलाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, खुद को शाफ्ट के अनुसार सेल्फ अलाइंड कर लेती है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम लोग टेपर्ड शाफ्ट में कर सकते हैं। ठीक, तो वो जब भी पूछा तो सेल्फ अलाइनिंग की कहाँ कौन सी होती है, वुडरफ की सेल्फ अलाइनिंग की है, ये याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इस हॉलो शाफ्ट ऑफ आउटर डायमीटर 40 mm, एक हॉलो शाफ्ट है जिसका आउटर डायमीटर 40 mm है एंड इनर डायमीटर 20 mm है, इज टू बी रिप्लेस्ड बाय सॉलिड शाफ्ट टू ट्रांसमिट द सेम टार्क। सेम टार्क को ट्रांसमिट करना है और उसकी जगह पे हम लोग क्या है, मतलब एक हॉलो शाफ्ट है जिसका डायमीटर इनर आउटर दिया है, उसको इस जगह पे हमें एक सॉलिड शाफ्ट यूज़ करना है जो सेम टार्क को ट्रांसमिट करती है। ठीक, एट द सेम मैक्सिमम स्ट्रेस, और जिसका स्ट्रेस भी मतलब जिसके लिए टाउ भी सेम हो, टार्क टी भी सेम हो। तो व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट, तो सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं कि हमने आपको बताया था क्या, T/I इक्वल टू क्या होता है, टाउ बाई आर होता है। तो अगर हम लोग टाउ की वैल्यू निकालें तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, T/R डिवाइडेड बाई IP यहाँ पे लेंगे। क्या है, जब रिटोर्जन इक्वेशन होता है उसमें IP पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाता है, और जब बेंडिंग इक्वेशन होता है M/I तो उसमें कौन सा लिया जाता है, उसमें लिया जाता है आपका नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाता है। तो IP, तो टार्क की वैल्यू टार्क, ठीक, आर। देखिए, अगर हम लोग सॉलिड शाफ्ट के लिए निकालें तो सॉलिड शाफ्ट के लिए ये आउटर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटर डायमीटर बाई 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय IP मतलब π/32, और डी क्या हो जाएगा, डी आउटर टू दी पावर 4 माइनस डी इनर टू दी पावर 4। ठीक, मतलब आउटर डायमीटर की घात 4 माइनस इनर डायमीटर टू दी घात 4। तो ये क्या हो जाएगा, हॉलो शाफ्ट के लिए फार्मूला हो जाएगा। हॉलो शाफ्ट के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, ठीक, टाउ बाई डी 0 आउटर बाई 2, ठीक, मतलब डी आउटर मतलब DO आउटर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड बाई यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो सीधे सीधे जो हॉलो शाफ्ट के लिए टाउ की वैल्यू आ जाएगी, शियर स्ट्रेस ऑफ हॉलो शाफ्ट के लिए इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगा 16 इंटू डी आउटर इंटू टार्क टी डिवाइडेड बाय पाई डी आउटर टू द पावर 4 माइनस डी इनर टू द पावर 4। ये हॉलो शाफ्ट के लिए हो जाएगी। अब अगर हम इसी को सॉलिड शाफ्ट के लिए लिखें, टाउ ऑफ सॉलिड शाफ्ट, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए बस यहाँ पे वही फार्मूला टाउ इंटू आर डिवाइडेड बाई IP। तो देखिए टॉर्क तो सेम है, इसके लिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर D मान लीजिए, सिंपल T डिवाइडेड बाई 2। IP की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/32 D टू दी पावर 4। ठीक, तो इससे 2 से कैंसिल हो गया। तो जो इसके लिए सॉलिड शाफ्ट के लिए वैल्यू आ गई, टार्क की कितनी आ गई, सॉरी टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, उसके लिए टाउ की वैल्यू आ गई 16 टार्क डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि दोनों शाफ्ट के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू सेम है, मतलब टाउ हॉलो शाफ्ट और टाउ सॉलिड शाफ्ट दोनों के लिए सेम है, तो हमको इसमें से निकालना है। और टार्क ट्रांसमिटेड भी दोनों के लिए सेम है, ठीक, मतलब सेम टार्क ट्रांसमिट कर रही है ना, वो भी सेम है, टी भी सेम है। तो इन्होंने पूछा है डी मतलब जो सॉलिड शाफ्ट की डायमीटर क्या होगा। तो देखिए, ये इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे, जब इन दोनों को इक्वल रख देंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो जो हमको फार्मूला मिलेगा वो अगर हम लोग इसका वो लिखें तो वो आपको मिलेगा कि डी क्यूब इक्वल टू मिलेगा हम लोगों को डी आउटर टू दी पावर 4 माइनस डी इनर टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय डी आउटर, ये हमको मिल जाएगा। तो इसमें रख दीजिए। तो डी आउटर की वैल्यू कितनी है, आउटर डायमीटर 40 है, तो 40 की घात 4 माइनस डी इनर 20 की घात 4 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय डी आउटर की घात कितने हैं 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इन्होंने आंसर किस रूप में दिया है, आंसर देख लिए 30 mm 35 mm
10 इंटू 16⁻⁴ और 10 इंटू 20⁻⁴ मतलब आपको जो आंसर लाना है इस फॉर्म में लाना है। तो नीचे 40 है तो 40 दोनों में से डिवाइड हो जाएगा। तो जब 40 दोनों में से डिवाइड हो जाएगा तो जो डी की वैल्यू आ जाएगी डी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे 40 दोनों में से डिवाइड करना है तो इसको ये आपका है 40 क्या ⁴ माइनस 20⁴ डिवाइडेड बाय 40। तो 40 से पहले को डिवाइड करें तो हो जाएगा 40⁻³ माइनस ये 20 इंटू 24 टाइम्स है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सॉरी दोनों में से हम क्या करते हैं दोनों में से डी क्यूब दोनों में से हम लोग 20⁴ कॉमन निकाल लेते तो ये हो जाएगा आपका 2⁴ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 40। तो डी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी डी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 16⁻⁴। तो आपका आंसर किसको सॉल्व कर लीजिएगा तो डी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 16⁻⁴। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 10 इंटू 16⁻⁴। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, देखिए इसमें हमने क्या किया है बस इसका हमने हॉलो शाफ्ट के लिए शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली है। उसी प्रकार हमने सॉलिड शाफ्ट के लिए शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली है। ठीक, तो आपको देखिए इसमें हमने जो आईपी की वैल्यू रखी है हॉलो शाफ्ट के लिए सॉलिड शाफ्ट के लिए वो आप वहाँ से थियोरी ऑफ मशीन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब मैं टॉर्जन ऑफ द शाफ्ट चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको स्पष्ट समझाया था कि कैसे हम आईपी की वैल्यू निकालेंगे जब सॉलिड शाफ्ट के लिए कितना रखेंगे हॉलो शाफ्ट के लिए कितना रखेंगे। तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर दोनों की वैल्यू रखी है तो उसके आधार पर हमने सॉल्व कर दिया है। तो इसका आंसर ये आ गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये 9th क्वेश्चन है द बॉल ऑफ द बॉल बेयरिंग आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्टील रॉड्स। ठीक, स्टील रॉड की सहायता से बॉल बेयरिंग की बॉल को मैन्युफैक्चर किया गया है। द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर इनमें किस प्रकार ऑपरेशन जो हो रहे हैं वो ग्राउंडिंग है, पहला ग्राउंड, दूसरा हॉट फोर्स्ड ऑन हैमर, तीसरा हीट ट्रीटेड, चौथा पॉलिश। तो उन्होंने कहा विच वाच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो देखिए जो बॉल बेयरिंग की बॉल बनाई जाती है उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है सबसे पहले उसको हॉट फोर्स या हैमर ऑन हैमर्स किया जाता है। हैमर्स की साथ उसकी हॉट फोर्सिंग की जाती है। जब हॉट फोर्सिंग हो जाने पे लगभग हमको उसका एक रफली शेप सर्कुलर रफली शेप एक प्राप्त हो जाता है। उसके बाद उसका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है हॉट फोर्सिंग की जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उसका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है जिसके कारण उसमें वर्क के कारण जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस रह गई और रेजिडुअल स्ट्रेस बाहर चली जाती है, मतलब उसके रेजिडुअल स्ट्रेस समाप्त हो जाती हैं। जब ये रेजिडुअल स्ट्रेसेस समाप्त हो जाती हैं तो उसके बाद उसकी ग्राउंडिंग की जाती है, मतलब उसकी ग्राइंडिंग व्हील पे उसको परफेक्ट शेप दिया जाता है। जब परफेक्ट शेप दे देते हैं तो लगभग उस परफेक्ट शेप को और अधिक उसके सरफेस को एकदम चिकना और उसके सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसकी पॉलिशिंग कर देते हैं। चौथा क्या करते हैं पॉलिशिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार आपने चारों प्रोसेस देख लिया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 1, 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ठीक, तो इस प्रकार से बॉल ऑफ बॉल ऑफ द बॉल बेयरिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए शाफ्ट ट्रांसमिट 1000 किलोवाट ऑफ पावर दी है इन्होंने 1000 किलोवाट एट 100 रेडियंस पर सेकंड, ओमेगा की वैल्यू दी है। देन द टार्क ट्रांसमिटेड उन्होंने पूछा है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं पावर P इक्वल टू क्या होता है टार्क इंटू ओमेगा। तो जाएगा 1000 किलोवाट। देखिए इन्होंने आंसर किलो न्यूटन पर मीटर में पूछा है। ठीक, तो देखिए इसको देखिए क्या है 1000 किलोवाट में है तो किलोवाट को हमने इसमें बदल दिया 10⁻³ इको टार्क इन्होंने पूछा इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या दी है 100 रेडियंस पर सेकेंड। तो 100 से इसको कैंसिल करेंगे तो जाएगा 10⁴। ठीक, तो इन्होंने पूछा किस या जो आंसर आएगा किस में आएगा, ये इसको न्यूटन मीटर में आएगा। तो इसको किलो न्यूटन मीटर में बदलेंगे 10⁻³ को डिवाइड कर देंगे तो ये उसका आंसर है किलो न्यूटन मीटर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपको टार्क ट्रांसमिटेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, टार्क ट्रांसमिटेड की वैल्यू हो जाएगी 10। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, ओके, तो इस प्रकार से इसका ट्रांसमिटेड का आंसर सी। इसमें देखिए हमने क्या किया, कोई ने कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा फार्मूला लगाया है कि पावर
पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट P इक्वल टू क्या होता है, टार्क इंटू ओमेगा होता है, टार्क इंटू ओमेगा होता है। ये हो गया पावर ट्रांसमिटेड हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ ए रेक्टेंगुलर की ऑफ 8 mm विथ एंड 6 mm हाइट एंड शाफ्ट ऑफ डायमीटर 32 mm आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। मतलब इन्होंने की डायमेंशन दी 8 विथ है, 6 mm उसकी हाइट है, एंड द शाफ्ट ऑफ द डायमीटर इज 32 mm। शाफ्ट की डायमीटर उन्होंने कितना दिया हुआ है, 32 mm दिया है। मेड ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का बना हुआ, मतलब दोनों के लिए टाउ की वैल्यू क्या है, सेम है। देन द नेसेसरी लेंथ ऑफ द की, यल की इन्होंने लेंथ ऑफ द की यल पूछा है, फॉर इक्वल शियर स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट की इक्वल शियर स्ट्रेंथ के लिए, एंड द की विल बी कि मतलब इक्वल शियर स्ट्रेंथ के लिए की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो अभी मैंने इसी तरह का एक सवाल आपको करके दिखाया था, तो उसमें सीधा क्या किया था हमने, दोनों के टार्क शाफ्ट के लिए टाउ की वैल्यू या टार्क की वैल्यू निकाल करके और की के लिए टार्क की वैल्यू या टाउ की वैल्यू निकाल करके हमने दोनों को इक्वल रख दिया था, है ना। तो देखिए शाफ्ट सबसे पहले हम लोग शाफ्ट के लिए टाउ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टाउ ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट के लिए टाउ क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 16t पाई डी क्यूब हो जाती है। और की के लिए टाउ की वैल्यू हमने आपको निकाल के दिखाया था, की के लिए शाफ्ट के लिए टाउ की वैल्यू हमने निकाल के दिखाया था आपको, 16t अपॉन पाई डी क्यूब निकाला था। और शाफ्ट के लिए टार्क, की के लिए जो टार्क की वैल्यू निकाला था वो हमने क्या निकाला, टाउ ऑफ की के लिए जो शियर स्ट्रेंथ होगा इंटू की लेंथ इंटू की विथ बी इंटू d/2, ये निकाल के आपको हमने दिया था। ओके, तब देखिए जो की स्ट्रेंथ है और शाफ्ट की स्ट्रेंथ दोनों इक्वल हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे हम दोनों को इक्वल रख देंगे। जब हम दोनों को इक्वल रख देंगे तो यहाँ पे टाउ ऑफ की इस जगह पे टाउ ऑफ की और टाउ ऑफ शाफ्ट दोनों इक्वल हैं, दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। तो मतलब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ ऑफ की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16t अपॉन पाई डी क्यूब। ठीक, तो टॉर्क ट्रांसमिटेड क्या है, दोनों के लिए सेम होता है, तो t से t कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करें 2 से कट के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यल की वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई डी से डी पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई बी हो जाएगा। ठीक, तो आपके लिए यल की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ हो जाएगा पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाई 16 बी इंटू डी हो जाएगा। तो डी से हमने डी को कैंसिल करके डी स्क्वायर कर दिया था, पाई डी स्क्वायर अपॉन 16 8 हो जाएगा। इसको 2 वैसे कैंसिल हो गया था ना, तो 8 हो जाएगा। इसमें रख दीजिए, तो यल को रख देंगे। तो अभी आपने यल की अभी इसके पहले भी सवाल सॉल्व किया था ना, उसमें हमने यल की लेंथ निकाली थी। यल की लेंथ क्या निकाली थी, पाई d/2 निकाली थी। ठीक, यही निकाली थी ना, जब तब कब निकाली थी, तब निकाली थी हमने जब d की वैल्यू क्या है, कि शाफ्ट की वैल्यू d/4 थी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे उसको फार्मूले को यूज़ नहीं करना है, यहाँ इस फार्मूले को सीधे सीधे सॉल्व करना है। और जब आप सॉल्व करके सभी की वैल्यू रखेंगे तो यल की वैल्यू पाई डी स्क्वायर अपॉन 16b आएगी यहाँ पे। ठीक, तो इसमें रख दीजिए पाई डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, डी मतलब यहाँ पे 32 mm, तो 32 का स्क्वायर अपॉन 16 इंटू बी विथ क्या है, 8 mm विथ है, तो 8 mm लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हाइट 6 mm दिया है, हाइट नहीं लेना है, यहाँ पे हमको विथ लेना है, तो विथ 8 mm। इसको सॉल्व कर देते, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 50.24 mm। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 50.24 mm। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50.24, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थे आज के लिए, आज के मशीन डिज़ाइन के लिए चैप्टर शाफ्ट एंड कीज से संबंधित सवाल। ये सवाल देखिए, इस चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्योंकि कीज टाइप ऑफ कीज से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, नहीं तो शाफ्ट से संबंधित सरल क्वेश्चन दे देते हैं। तो इस चैप्टर को आप देख लीजिए, किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको इससे पहले के वीडियोस देखने तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस लेक्चर के PDF प्राप्त करना है तो इस क्वेश्चंस की PDF की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।
अगर आप UPRNL से संबंधित जॉब प्रोफाइल संबंधित कुछ वीडियोस देखना है तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब आप डिस्क्रिप्शन में जा करके अन्य भी कई चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, कई चीज़ों को मैंने लिंक दे रखी हैं, तो उससे जाइए आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।